आइए देश के हालात पर हम चर्चा करें। भारत पाक के बीच युद्ध विराम हो गया। अब अनेक प्रकार के नाटक नौटंकी शुरू। आखिरकार ये युद्ध विराम क्यों हुआ, इसकी भी एक अपनी लंबी कहानी है और ये कहानी भी बड़ी अपने आप में विचित्र। जो भी अब कहानी होगी हम उस कहानी पर जाना नहीं चाहते। अब यह युद्ध विराम के बाद है ना, रोजाना नए नए नाटक होना शुरू हो। अब यह युद्ध विराम हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसको राजनीतिक रूप से भुनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो। अब ये जो हमारे जो है ना, ये कुछ मध्य प्रदेश में ये अनेक स्थानों पर कांग्रेस पे आरोप लगा। अरे गलत है, कांग्रेस पे आरोप लगाना गलत। अब ये तो जो हुआ है ना, ये सब जनता जानती है कि आखिरकार पुलवामा 2 क्यों होने दिया गया, किस लिए होने दिया गया, उसके बाद में कौन सी कार्रवाई की गई और कौन सी कार्रवाई का क्या हुआ और क्या परिणाम आए, कि किस प्रकार पाक ने अपना नाटक किए, हमारी सेना के ने शौर्य जताया और 9 आतंकी के हम दर्ज के 16 अभी बाकी। अब यहाँ पर अभी एक ही आया है समाचार मुझे मिला कि मोदी ने कह दिया है कि हम आतंकवाद पर ही बात करेंगे, जिन जिन आतंकियों को सौंपने की बात करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो 12 तारीख की वार्ता असफल हो जाएगी। अरे अभी 12 तारीख को हम दो, बैठक को हम दो, चलो ठीक है जो भी होगा। और अब दूसरी बात मोदी ने कही कि यदि पाक से गोली चली तो हमारे यहाँ से गोला चलेगी। चलाओ ना भैया, किसने नकारा बोला, हम कहाँ कहते हैं। और एक बड़ी विचित्र घटना हुई है कि 2 राफेल है ना, आपस में टकरा गए। आखिर क्यों टकरा गए, कैसे टकराए, और जबकि दोनों राफेल के चालक है ना फ्रांस के ही थे। तो आखिरकार ये हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि राफेल को उड़ाने वाले चालक हमारे यहाँ है ही नहीं, किसी को ट्रेन किया ही नहीं गया कि जो राफेल को उड़ा सके। ठीक है, ये कोई परिकल्पना नहीं है। जो घटना हुई है ना, मैं उसका विवरण दे रहा हूँ। आपने भी देखा, नेट पर भी देख लीजिए, समाचार आया वो था कि 2 राफेल आपस में टकरा। अब यहाँ पर सवाल होता है कि हमारे जो मंत्री है ना, ये नाजी सरकार के जितने मंत्री जो बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, जुमले फेंकते हैं, उनसे ज़रा पूछ लीजिए कि आपको AK-47 राइफल चलाना भी याद है या नहीं, आप जानते भी हैं कि नहीं। बोले राफेल ने जेट ने यह की तो बात बहुत दूर की। अब मैं यहाँ पर एक बात बहुत सबसे पूछना चाहता हूँ, जो नाजी सरकार है ना, क्या एकदम युद्ध लड़ा जा सकता है? अरे युद्ध लड़ने के लिए तो बड़ी तैयारी करना पड़ती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और आपके पास में ऐसे अफसर हैं क्या जिन्होंने पूर्व से तैयारी कर रखी? ऐसे भी नहीं है। अब पहले हमारे यहाँ हुआ करते थे फील्ड मार्शल, वो आजीवन होते थे और वे दुश्मनों की हर चालों पर, सीमाओं पर, सब पर नज़र रखते थे। सेना को मजबूती कैसे मिले इसकी योजना बनाते थे और हर प्रकार के कार्यक्रम करते थे। अब फील्ड मार्शल तो है नहीं, CDS हैं, उन्हें भी इसे नाजी सरकार ने थोपा कर। अब जो भी होता है, हम सेना के बारे में क्या कहें, जो भी होता है ना, हमारा तो एक ही कहना पड़ता है कि ये CDS व्यवस्था ख़त्म कर दीजिए और देश में सेना के लिए एक फील्ड मार्शल की नियुक्ति कर दी। यह बहुत ज़रूरी है। हमारे इस प्रस्ताव से, हमारे इस बात से जनता भी सहमत होगी और जनता को होना भी चाहिए। अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं ना, अभी जो रोजाना हम नाटक देखें, और अभी तो और देखेंगे। और जब ये चुनाव हो गया ना, चुनाव में तो ऑपरेशन सिंदूर का इतना बड़ा वो हो गया कि बस ये तो मात्र मोदी जी ने कहा, इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। अरे भैया,
1971 को याद कर लो। उस समय फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ और पीएम थी इंदिरा गांधी। किस प्रकार उन्होंने सारी योजनाबद्ध तरीके से पाक को शिकस्त दी, बांग्लादेश बना। और उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने है ना युद्ध विराम की पेशकश या युद्ध विराम रोक दीजिए। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि कोई युद्ध विराम नहीं होगा, कोई नहीं रुकेगा, पाक को सबक सिखाया जाएगा। और सबक सिखाया। 90 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो लाख उसकी फौज बहुत बड़ी थी, परंतु 90,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये सब जनरल मानेकशॉ की जो फील्ड मार्शल थे ना, उनकी नीति का परिणाम। अब आपने तो अभी 3 दिन में 3 दिन में युद्ध विराम स्वीकार कर दो। अब क्यों किया आपने युद्ध विराम स्वीकार, ये तो जरा बताइए। अंदर की बात हम जानते हैं। क्या हुआ कि पाक का एक बहुत बड़े घिनौने मंसूबे थे। अब पाक ने सोचा कि हम कुछ नहीं करें तो भारत में जो बड़े बड़े बांध बंधे हैं ना, हम उनको ही निशाना बनाएं, ताकि भारत में है ना जल त्रासदी हो जाएगी और ये सारा कमजोर हो जाए। ठीक है, अब ये पाक की जो घिनौनी योजना थी ना, उसका जब हमें संज्ञान है तो खुफिया तंत्र को भी संज्ञान होगा ही। तो उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि अब तो युद्ध विराम स्वीकार करना ही अच्छा है, युद्ध विराम कर। अभी जो रोजाना नए नए शगुफ आ रहे हैं, नए नए जुमले आ रहे हैं, आते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, ये तो आप बेफिक्र रहिए। और जो नाजी सरकार के ये चिंटू है ना, ये तो उससे भी और कदम आगे। हमारे कहावत कही जाती है ना कि चाय से ज़्यादा गर्म तो केटली होती है। तो ये जो केटली नुमा है ना ये चिंटू, ये तो बहुत ही न जाने क्या क्या कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, इनकी बातों का कोई अर्थ नहीं। और जो मोदी गोदी मीडिया है ना, जो भी बातें करता है ना, अब तो जनता उसको बिल्कुल नकार देती है कि ये तो बकवास करता है। ये अच्छी बात है, जनता को अब इतना सोच तो हो गया। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि अब ये तो जो युद्ध विराम हो गया, अब इसके बाद में भारत की राजनीति क्या हो। और हम सबसे पहले एक बात ये कहना चाहते हैं कि भारत की राजनीति को यदि स्वस्थ बनाना है ना, तो राष्ट्रपति इस नाजी सरकार को भंग कर, बिल्कुल भंग कर दे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो अभी है ना जो पीएम किसको बना है, ये भी एक बड़ी समस्या आती है। तो हमारा ये कहना पड़ता है कि केयर टेकर पीएम है ना, किसी सेना के अफसर को बना, और उनका सहयोगी है ना सीजीआई को बना दीजिए। सब मिलकर 2-3 साल तक राष्ट्र का संचालन करें, सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो। परंतु राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उनको तो इस नाजी गैंग से विशेष प्रेम है, और जो नाजी गैंग ने एहसान कर रखा है ना, उसका बदला भी उन्हें देना है, तो वो तो चुकाएगी। और हमारे जो राष्ट्रपति जी है ना, वो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी रहे। अब यहाँ पर आइए, मैं एक दूसरी बात अलग बताता हूँ। संघ जो है ना, हो सकता है कि जो युद्ध विराम हुआ हो ना, उसके पक्ष में न हो, और नहीं तो नाराजगी जताता, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि फिर ठीक है। परंतु संघ ने एक बात स्पष्ट कह दी, संघीय नेताओं ने भी स्पष्ट कह दिया कि अब भाजपा को अपनी नीति बदलना पड़ेगी, चेहरे बदलना पड़ेगी। साफ साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं होगा। उसने से यहाँ तक कह दिया कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संघ वाला ही होगा, संघ की जो पसंद होगा वो ही बनेगा। और उसके लिए संजय जोशी का नाम संघ ने स्पष्ट रूप से कह दिया। अब चाहे मोदी शाह उसको स्वीकारे न स्वीकारे, संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ये भी तय है। अब इससे जो नाजी गैंग में बिल्कुल बौखलाहट हो गई है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और अमित शाह है ना, जो 4-5 लोगों पर तो कड़ी कार्रवाई होना। एक अमित शाह है, और जो गृह विभाग है, कश्मीर के एलजी हैं, और खुफिया तंत्र के जो चीफ हैं वो है, और एक डाबोल है। इन पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, और होना भी चाहिए।
और हम तो कहते हैं सेना को इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, सब झंझट खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ इनको, अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर आएगा कि बाद में यदि चुनाव हुआ, और अभी तो ये सरकार के सामने ही बहुमत का ही संकट है, क्योंकि संघ की तरफ से नितिन गडकरी जी भारत के पीएम होंगे, ये भी तय है, बिल्कुल स्पष्ट घोषणा हो चुकी है। और उनके समर्थक सांसदों की संख्या 40, तो ये 40 और विपक्ष के ये किसी प्रकार का इनमें मतभेद में ये सब एक हो चुके हैं। विपक्ष भी स्वीकार कर चुका है कि गडकरी जी को पीएम बनाए, हम उनको पूरा समर्थन देंगे। अब तो ये बात स्पष्ट ही हो गई। तो या भाजपा को न तो बहुमत है, ये नाजी गैंग को है ना, किसी प्रकार का बहुमत नहीं है। राष्ट्रपति को चाहिए कि वो सरकार को भंग ही कर दे, कोई सवाल नहीं है, परंतु वो ऐसा नहीं कर रही है। जो भी हो, अब भविष्य के चुनाव में जनता ही ऐसा कर दे। और जहाँ तक अब गडकरी जी का सवाल है ना, यदि वो पीएम बनते हैं ना, तो देश में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा। यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप, झूठ फरेब षड्यंत्र होते हैं ना, ये नहीं होंगे, सीधी सच्ची खुली खट बात होगी, संसद की गरिमा बढ़ेगी, संसद में कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, सच ही बोलेगा। और किसी भी प्रकार के कोई नाटकबाजी होती है ना, प्रायोजित नाटकबाजी, षड्यंत्री नाटकबाजी, ये नहीं होगी। अब ये देश की स्थिति आना ही है और आएगी है, आज नहीं तो कल आना है ये। और हमारे जो पीएम है ना, जो संसद में झूठ बोलते हैं, बाहर झूठ बोलते हैं, सभाओं में झूठ बोलते हैं, इनको भी शर्म नहीं आती। और अब तो जनता इनको कह रही थी ये तो सफ़ेद काली झूठ के रोबोट हैं, जुमलेबाजी के रिपोर्ट हैं, और जो इवेंट करते हैं ना उसके ये रोबोट है। और रोज़ाना नए नए शगों पे छोड़ना इनका चरित्र, उनकी आदत। तो अब जनता है ना, इसे पीएम को भी पसंद नहीं करती। और हम तो एक बात बहुत स्पष्ट कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा बदनाम पीएम इस देश में कोई भी नहीं हुआ, और न तो हुआ क्या और न कोई होगा। ये तो इन्होंने तो सारी बदनामी की सीमाएं पार कर दी, हद कर दिया, वे कहाँ टिकेंगे कहाँ नहीं टिकेंगे। और ये तो फिर है ना, ये सामान्य आदमी तो है नहीं, खुद को विश्व गुरु घोषित कर चुके हैं और ईश्वरीय अवतार घोषित कर चुके हैं, तो इनको शर्म कैसे आई? आना ही नहीं है। जो भी होता है सब ठीक ही हो रहा है। और अब तो इनका यह विदाई समारोह भी तय है, झोला उठा के इनको जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो इन्होंने नाटक किए हैं ना, वो नाटक भी अच्छे नहीं हैं। और आपको एक बात और बता दूँ, यूएसए एड के अपराधी है ना, सबसे बड़ी अपराधी तो ये भाजपा है, नाजी सरकार है। उसने 2013 से लेकर 2024 तक यूएसए एड का भरपूर उपयोग किया। अरे स्वच्छता अभियान में भी यूएसए एड का उपयोग, और आप पार्टी ने है ना जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी, उसमें भी यूएसए एड का ये इन्होंने कांग्रेस पर जो आरोप लगाना था ना, कांग्रेस का आरोप लगाते लगाते ये तो खुद उलझ गए। इन पर ही आरोप होगा, अब इतने आरोप हो गए, उनसे जवाब देते नहीं बन रही। अब ये फडणवीस है ना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो कितनी योजनाएं बनाई, वो भी सब उसमें भी यूएसए एड का वो पैसा। अरे आखिरकार क्या, तो जो स्पष्ट हो गया कि अमेरिका इनका आका, और जो अमेरिका बोलेगा ना वो इनको बात मानना अनिवार्य है। और मान रहे हैं। ये जो युद्ध विराम की बात को है ना, ट्रंप ने पहले ही 3:55 पे ही अपना संदेश भेज दिया एक्स पर कि ये युद्ध विराम हो गया, और भारत और पाक ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। और अभी अभी ट्रंप ने बयान दिया ना कि मुझे भारत और पाक पर गर्व है कि उन्होंने हमारी बात मानी, हमारी बात रखी। अरे भैया ठीक है, जो आपके जो बंधुआ मजदूर है ना, उनको तो आपकी बात रखना पड़ेगी, आप उनके मालिक हो आर्थिक रूप से, तो आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? इसीलिए ये है ना युद्ध विराम हो गया। अब जो भी होता है क्या है, अब काला इतिहास तो बहुत है, हम कहाँ कहाँ काला इतिहास बताएं। अब ये हमने आपको जो महत्वपूर्ण बात बताना थी वो बता दी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भारतीय न्याय संहिता है ना, उस पर भी अब तो सवाल उठेगा, उस पर भी सवाल उठना जरूरी है।
उसमें भी संविधान के विपरीत कुछ प्रावधान है, उनको हटाना पड़ेगा। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब हम कितनी कितनी बातें करें। और दिक्कत तो यह है कि मैं भी तो खुद गद्दारों से परेशान हूँ। गद्दारों के बीच में अकेला ही पूरा सब करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ये करता हूँ, कुछ गलतियाँ भी हो जाती है, ये हो जाती है। खैर ठीक है, हम प्रयास तो कर रहे हैं ना। और गद्दारों से हम निपटना जानते हैं। ये गद्दार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, न भारत के गद्दार कुछ बिगाड़ सकते, न कुछ बिगाड़। और अब तो 14 तारीख को है ना, सुप्रीम कोर्ट भी बड़े आक्रामक रूप में आ जाएगा। गवाई जी 52 CJI बनेंगे। पहले सरकार बिल्कुल बेचैन हो रही है कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये स्थिति जो बन रही है ना, ये देश के लिए, मैं तो इन्हें शुभ स्थिति में मान लेता हूँ कि अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश चलेंगे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की है ना, और न्यायिक निगरानी हर मुद्दे पर रहेगी, और रहना भी चाहिए। ये हम इसके पक्षधर हैं। अब और भी बात करेंगे। आज तो भगवान नरसिंह का अवतरण पर्व है। अनेक मंदिरों में भगवान नरसिंह की पूजा की गई, अर्चना की गई, आरती उतारी गई। संध्या को शोभा यात्राएं भी निकली। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। नरसिंह है ना, नर और सिंह, उसमें दोनों रूप में नर है और सिंह रूप में। और उनका तो एक ऐसी तकनीक है, ऐसी तकनीक का उपयोग किया कि जो आतंकी है ना, उसको किस तरीके से मारा। उसको इतना बड़ा वरदान था कि ना रात को मरूं, दिन में मरूं, धरती पर नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, कहीं नहीं मरूं, और किसी भी शस्त्र से मेरी हत्या संभव नहीं हो। ऐसे वरदान आतंकी दैत्य को भगवान नरसिंह ने बहुत बड़े विवेकवादी तरीके से, जब सूर्यास्त हो रहा था उस समय न दिन रहता है न रात होती है उस समय। और जो वहाँ पर न जमीन का कुछ नहीं, जो मकान की दहलीज होती है ना, उस पर रखा। और अब यहाँ पर सवाल आया कि शस्त्र कौन सा, तो उनके नाखून इतने बड़े थे कि उन्होंने अपने नाखून से ही उसका पैर चीर के हिरण्यकश्यप का वध कर। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे देवता भी हुए। अब ये तो बड़े सोचने की बात है। और कृष्ण तो है ना, जो कृष्णत्व के और जीवत्व के स्वामी है, वो भी अपने, उन्होंने भी कितने प्रकार की लीलाएं की है, हम सब जानते। तब ये भारत का है ना एक अच्छा भविष्य होना चाहिए। अब अभी तक तो सत्य का सूर्य है ना बे वक्त अस्त होता रहा। अब आगामी 14 मई के बाद सत्य सूर्य कभी बे वक्त अस्त नहीं होगा। ये मेरा अपना सोच है, ये मेरी अपनी राय है। अब अभी इतना बहुत है, मैं तो कुछ बोलते ही जाऊँगा, मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं है। और मैं तो बातें करता रहता हूँ, संवाद प्रस्तुत करता रहता हूँ। ये माँ सरस्वती की कृपा है कि उसने हमें दूरदर्शी बना के भेजा के। और मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे अनेक अनेक संजय है जो सारी सूचनाएं देते रहते हैं। हम उनकी आंखों से भी देखते हैं, और देखते हैं और देखते ही रहेंगे। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि हम सनातन धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे, समाज के प्रति समर्पित रहेंगे, और सत्य के प्रति समर्पित रहेंगे, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित रहेंगे, और सत्य सबके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। सब सामने रखना हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।